Very good afternoon, Shabnam, Sunita. Very good afternoon, everyone. So आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रैक्टिस सेट सेकंड. एवरी प्रैक्टिस सेट्स में 125 एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे. तो पहला वाला प्रैक्टिस सेट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. आज सेकंड प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रही हूँ. आज नहीं, मतलब कल से ही शुरू हो गया था. आज थर्ड बुक का सेकंड प्रैक्टिस सेट्स है. तो अभी तक आपने सारे बुक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए. तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेंड कीजिएगा. काफ़ी सारे आपको न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. एटलीस्ट समथिंग 25 न्यू. अगर 100 आप प्रीवियस सॉल्व कर रहे हैं, वो भी प्रीवियस ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स, यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी, सबको इंक्लूडेड करने के बाद 25 न्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है उनके लिए तो एटलीस्ट 5 to 10 ही न्यू क्वेश्चन होंगे. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. सभी लोग सेशन को लाइक कर दिए एंड ऑल्सो शेयर प्लीज़. सॉरी. वेरी गुड आफ्टरनून सुनील. चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं क्लासेस. ठीक है, आई थिंक स्क्रीन क्लियर होगी. एक सेकेंड. स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है. भारत की सबसे मशहूर महिला कलाकार रही थी अमृता शेरगिल. इनकी पेंटिंग इन द लेडीज एंड क्लोजर, जो सैफ्रॉन आर्ट में 13 जुलाई 2021 को कराई गई नीलामी में कितनी रुपीस में सेल हुई, और 2023 में इनकी कौन सी वाली पेंटिंग सोल्ड हुई हैं, दोनों बता दीजिए. अपने आँख में कैसे लग गया, सॉरी. वेरी गुड आफ्टरनून सृष्टि एंड हिना. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्या राइट आंसर हो जाना है. दो ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा. पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है. अच्छा, शबनम को पूरे ऑप्शन चाहिए. नहीं शबनम, इन दो में ही आप क्लेरिफाई कर दीजिए. एक सेकंड रुकिएगा. सॉरी, जाने आंख में क्या चला गया था. इसका राइट आंसर हो जाएगा 40.42 करोड़ रुपीस में. 42 करोड़, ठीक है. 40.42 करोड़ रुपीस में सोल्ड हुआ. और इनकी रिसेंटली अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले जो सोल्ड हुई हैं, अमृता शेरगिल की द स्टोरी टेलर, ये कितने में सोल्ड हुई थी द स्टोरी टेलर. 68 मिलियन डॉलर ना. वेरी गुड आफ्टरनून राहुल एंड अनु. 61.8 करोड़ रुपीस, याद रखिएगा 61.8 करोड़ रुपीस में सोल्ड हुई. तो अभी तक सबसे कॉस्टली कही जाने वाली पेंटिंग इनको इंक्लूडेड किया गया है. नेक्स्ट, किसने आकृतियों के अनेक सरलतम रूप को ओजपूर्ण रेखाओं द्वारा परिभाषित करते हुए चमकीले रंग, पट्टिका और गहरे रंगों को अपनाते हुए न्यूनतम कर देते हैं. अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, या फिर यामिनी रंजन रॉय. एंड द लास्ट वन इज सुधीर रंजन खास्तगी. तो ब्राइट कलर्स बेसिकली किसने यूज किया था. वेरी गुड आफ्टरनून अनु एंड आराध्या, पीयूष. वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन. वेरी गुड, एग्जैक्टली यामिनी रंजन रॉय बेसिकली क्या करते थे, तो ये ब्राइट कलर्स को सिलेक्ट करते थे, चमकीले रंगों का यूज किया, और ज्यादा से ज्यादा काम किस में किए, टेम्परा टेक्निक में. नेक्स्ट, जल अथवा टेम्परा माध्यमों में कौन सी तूलिका सबसे ज्यादा उत्तम, दैट मीन्स बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती. सैबल हेयर, हॉग हेयर, सिंथेटिक हेयर, या फिर इनमें से कोई नहीं. तो टेम्परा एंड वाटर कलर, आप ज्यादा से ज्यादा टेम्परा और वाटर कलर्स में सैबल हेयर या फिर सॉफ्ट हेयर ब्रशेस यूज करेंगे. सैबल हेयर, अब देखिए हिस्ट्री तो सैबल हेयर है, लेकिन कंटेम्प्रेरी टाइम में आर्टिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर कलर सिंथेटिक हेयर से भी कर रहे हैं.
सिंथेटिक में भी बहुत सॉफ्ट हेयर वाले ब्रशेज आते हैं जो मैं ब्रश टेनो का यूज करती हूँ। और हॉग हेयर जो होता है ये रफ एंड हार्ड टेक्सचर, इसका जो टेक्सचर होता है ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो हॉग हेयर इज टोटली डिफरेंट एंड सेबल हेयर इज टोटली डिफरेंट। तो हॉग हेयर का कहाँ यूज किया जाता है? हॉग हेयर का यूज करते हैं ऑयल कलर्स में, वाटर कलर एंड ऑल्सो यूज इन टेम्परा सेबल हेयर। तो हिस्ट्री आपको ध्यान रखनी है, राइट आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, अजंता का सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? इसका टाइम ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है। तो अजंता में सबसे बेस्ट वर्क हुआ था सुंग, सातवाहन, वाकाटक या गुप्त। ऑफकोर्स सभी को पता होगा गुप्त काल में सबसे अच्छा काम हुआ है। जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि हाँ यार रुकना चाहिए, प्रॉपर एक्सप्लेन करना चाहिए, वहां पे टाइम लूंगी। बाकी क्वेश्चन आप स्पीडली आंसर कीजिए। 1933 में प्रकाशित हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, न जाने कितनी बार आपने ये क्वेश्चन अटेंड किया है, क्विज क्लास में भी और वैसे प्रैक्टिस में भी। मुल्क राज आनंद, संगीतज्ञों और किन्नर युगल के साथ इंद्र, अजंता की किस गुफा में ये पेंटिंग डिपिक्ट की गई? उस गुफा में की गई जिस गुफा को राहुल समर्पण या फिर माता पुत्र वाला पेंटिंग कहा जाता है। केव नंबर 17। दक्षिण भारत के मंदिरों के ऊंचे गोपुरमों की परंपरा किस शैली की देन है? तो दक्षिण भारत बेसिकली कर्नाटका साइड हो जाएगा। तो आपको पता है उत्तर भारत नागर शैली इवेल्युएट हुआ था, उसके बाद द्रविड़ शैली आपका तमिलनाडु साइड, और दक्षिण भारत में गोपुरम का यूज भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। पांडे में सबसे पहली बार ये इनकी परंपरा की देन रही थी। ओके। 1610 से 1620 के मध्य में गोलकुंडा में कौन सी पेंटिंग्स किस पोथी को डिपिक्ट किया गया? तो नुजुल उल उलूम ये बीजापुर चांद सुल्ताना के टाइम ड्यूरेशन का था। तारीफ हुसैन शाही ये अहमद शाह के टाइम का कहा जाता है। और दीवाने हाफिज किसके समय का कहा जाएगा? तो दीवाने हाफिज इट्स मैन्युस्क्रिप्ट डिपिक्ट एंड पेंट ऑन द टाइम ऑफ गोलकुंडा। टाइम ड्यूरेशन याद रखिएगा 1610 से 1620। क्लियर? मैम जी मुझे आपका क्विज करना है। चलिए आई थिंक यहाँ तक सारे पार्ट्स क्लियर हो गए। क्विज क्लासेस अब मैं नहीं ले पाऊंगी, जो भी मेरे पेड स्टूडेंट ऑलरेडी प्रीवियस हैं बस उन्हीं की क्विज क्लासेस होंगी। तो न्यू स्टूडेंट को मैं इनरोल नहीं कर पाऊंगी अब, क्योंकि अब ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। तो जो मेरे प्रीवियस है मैं उन पर ही फोकस कर लूं। चलिए अगला देखते हैं, किसकी कब्र पर मशहूर कविता अंकित, बगैर सब्जा न पोशद कस मजारे एक की कब्रपोश एक गरीब वो हमी गियाह बस आए, हरी घास के अलावा मेरी कब्र को किसी चीज से न ढकना, क्योंकि गरीबों की कब्र को ढकने के लिए घास की बस घास ही तो होती है। फॉर एग्जाम्पल गिव कब्र आफ्टर डेथ, कब्र में ही तो डाला जाएगा। तो उस इनका ये कहना है कि मेरी कब्र को हरी घास के अलावा और किसी चीज से ना ढका जाए। ये स्टेटमेंट किसने कहा? रहीम ने, हुमायूं ने, गालिब ने या फिर जहां आरा ने? जहां आरा ने ये स्टेटमेंट दिया था, ये उनका स्टेटमेंट था। ओके। नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा 18 फीट ऊंची दीवार के घेरे में एक विशालकाय बगीचे के बीच में बनाकर जो देन है, ये किसकी देन है? बगीचे के नक्शा, तो ये ईरान के 4 बाग परंपरा की देन है। स्वर्ण विभाजन सिद्धांत आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया, जिसको गोल्डन सेक्शन रूल कहते हैं। बेसिकली पेंटिंग्स में इस रोल को या फिर इस कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है। तो इसका रेशियो क्या होता है? खोज किसने की? वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? सबका आंसर कीजिए आप लोग। चलिए मैं बता देती हूँ आपको, यूक्लिड ने किए थे। यूक्लिड, जिनको नहीं पता है वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये यूनान से बिलोंग करते हैं, यूनानी थे। ओके। इसका रेशियो था 2.3 समथिंग, 2:3, 5:8, 8:12, इस तरह से कंटिन्यूअसली पेंटिंग में डायमेंशंस का यूज होता है।
कल्पसूत्र की सबसे उत्तम कृति कहाँ की है? कल्पसूत्र की सबसे उत्तम कृति यूक्लिड यूनान। वेरी गुड, एग्जैक्टली, सभी ने बहुत अच्छे आंसर किए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर करिएगा। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ पर सुरक्षित है? सबसे बेस्ट जौनपुर वाली है। जौनपुर वाले का टाइम बताइए, टाइम याद है आप लोगों को? 1465। अच्छा, 1439 में कहाँ पे चित्रित हुआ था? और 1380 में कहाँ पे चित्रित हुआ? 1380 का क्यों पॉपुलर है ये भी बताइएगा। 1465 हुसैन शाह सरकी के टाइम में। वेरी गुड अंबिका, एग्जैक्टली, जयपुर में किसने जयपुर मेंशन किया है? प्रभास, शायद आपने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपसे ये गलती तो हो नहीं सकती है। जौनपुर होगा बेटा, जौनपुर। अच्छा, ये देखिएगा, 1439 का मांडू में चित्रित हुआ था, मांडू में, राइट। और 1465 में जौनपुर में चित्रित हुआ। 1380 का सर्वप्रथम गुजरात में कल्पसूत्र चित्रित हुआ, और इसी गुजरात वाले कल्पसूत्र को ही सबसे पहला कागज वाला कल्पसूत्र माना गया, ये ध्यान रखिएगा। ओके, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक चित्र शैली का सफल प्रवर्तक किसने किया? किस स्कूल ने? बंगाल स्कूल ने, कोलकाता स्कूल ने, लखनऊ या फिर मुंबई? तो इसका आंसर तो सभी को पता होना चाहिए। जो इंडिया में आधुनिक कला की शुरुआत कहाँ से होती है? बंगाल स्कूल से ही तो होती है। क्या टाइम था बंगाल स्कूल का? फटाफट से कमेंट कीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी प्रॉपरली क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड आफ्टरनून ज्योति। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आई थिंक एवरी स्टूडेंट अभी प्रेजेंट है। आपका मंडे से क्विज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? मंडे कह रही हूँ, सॉरी, 20, आज 18 है ना, 20 तारीख से आपका क्विज कंटिन्यू चलेगा। तो मैं न्यू लिंक आपको शेयर करूंगी, आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ओके एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून आकांक्षा। चलें फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया। बंगाल स्कूल, इसका सेलेक्टेड टाइम है 1895 से लेकर 1920 तक का। आधुनिक शैली की समसामयिक पीढ़ी के चित्रकारों में प्रमुखता किसमें रही थी? अविनाश टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, एम.एफ. हुसैन या फिर यामिनी रंजन रॉय? समसामयिक, एज लाइक कंटेम्पररी। कंटेम्पररी इज द नेम एक्चुअल कॉल्ड एट प्रेजेंट ऑफ आर्ट। तो अविनाश टैगोर बंगाल स्कूल, रविन्द्रनाथ टैगोर also included the Bengal side, and यामिनी रंजन रॉय ऑल्सो। तो इन तीनों को आप स्किप कीजिए। समसामयिक में किसको रखा जाएगा? मकबूल फिदा हुसैन को। ओके, क्लियर। कौन लेकर आया था? 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध किससे हुआ था? जब मुगल वंश का इस्टेब्लिशमेंट होता है, बाबर से होता है, इब्राहिम लोदी के साथ। तो बाबर युद्ध में जीत जाते हैं, फिर ये शाहनामा भी अपने साथ लेकर आए होते हैं। शाहनामा में ईरान के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द किंग टाइम ड्यूरेशन, मतलब बेसिकली ये कह सकते हैं कि ईरान के राजाओं की हिस्ट्रीज को कैप्चर किया गया था शाहनामा में। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। और शाहनामा के राइटर कौन है? शाहनामा की लेखिका फिरदौसी। गोल्डन टेम्पल, गोल्डन माउंट टेम्पल कहाँ पर है? बैंकॉक में या फिर रंगून में, दिल्ली में या फिर अनुराधापुर में? बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और नया तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन अभी तक कहीं पर रिपीट नहीं हुआ है जहां तक मेरा अपना ओपिनियन है। तो ध्यान रखिएगा। पहले आप लोग कमेंट्स देखती हूँ, फिर आंसर करती हूँ। वेरी गुड आफ्टरनून शौर्य। 16 का कौन सा राइट आंसर आप लोग कर रहे हैं? सोचिए, थोड़ा सोचिए। सभी लोग सी और डी, सभी का आंसर है सी और डी।
कुछ का आंसर डी, कुछ का आंसर सी, कुछ का आंसर बी। तो अब फाइनल बता दूं कौन सा राइट आंसर होना है? ओके, वेरी गुड। प्रतिभा एंड सलमा, सलमान है सॉरी, एंड प्रभात ऑल्सो, रेखा। सलमान बिल्कुल श्योरली बता रहे हैं कि ये ही होना है उनका, 2 से 3 बार कमेंट आया। चलिए, बबीता ने भी बहुत अच्छा आंसर किया है। कुछ क्वेश्चन में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है स्टॉप होने का और आप लोग के आंसर्स, क्यूरियोसिटी होती है कि देखिए रिपीटेड क्वेश्चन तो आप लोग स्पीडली कर रहे हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है तो इनको समथिंग न्यू में इंक्लूडेड किया जा सकता है। गोल्डन माउंट टेम्पल बैंकॉक में है, राइट? वेरी गुड शबनम, एग्जैक्टली। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर लेस्कस केव इज डिपिक्टेड हियर। आपको पता है ना, आपकी वेस्टर्न आर्ट का न्यू बैच शुरू हुआ है मॉर्निंग 7:30, 7:30 बजे। तो सभी लोग अटेंड कीजिएगा। 2 क्लास हो चुकी हैं, प्रागैतिहासिक कला कंप्लीट हो गया और दूसरी क्लास मेसोपोटामिया और मिस्र कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो कल वाली क्लास होने वाली है उसमें मैं डिस्कस करूंगी क्रीट, माइसीनिया और यूनान की कला। लेस्कस केव जिसकी खोज 1940 हेनरी ब्रूइल के द्वारा किया गया। ये दक्षिणी फ्रांस में है, यूरोप के केव्स। आदिम कला के पीछे कौन सी प्रेरणा रखी जाती है? धर्म, जादू, धार्मिक कर्मकांड या फिर सृजन? तो ऑफकोर्स सभी को पता होगा, धार्मिक कर्मकांड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। स्वेडागोन पगोडा, स्वेडागोन पगोडा कहाँ पर स्टैबल है? यंगून में, रंगून में, कोलंबो में या फिर टोकियो में? एवरीवन प्लीज, अगर आपको मेरी क्लासेस थोड़ी सी भी पसंद आती हैं तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं और अच्छे से डिटेल में कोशिश करूंगी एक्सप्लेन करने की। वेरी गुड, एग्जैक्टली। 19 ए, क्या क्वेश्चन है? अच्छा। शबनम, क्वेश्चन ये है कि स्वेडागोन पगोडा कहाँ पर स्टैबल है? बस इतने ही क्वेश्चन है। स्वेडागोन पगोडा कहाँ पर स्टेबल है? यंगून, रंगून, कोलंबो या फिर टोक्यो? ओह, थैंक यू सो मच अंबिका। इतना ज्यादा आपको मेरा क्लास पसंद आता है कि क्लास देखी या ना देखे लाइक कर देती हैं। वेरी वेरी थैंक यू वंस अगेन। तो देखिए, यंगून में है। श्वेडांगोन पगोडा कहाँ पर है? ब्लैक पगोडा किसको कहते हैं? अब बात यहीं पे ये वाला भी पॉइंट क्लियर करा देते हैं, ब्लैक पगोडा किसे कहते हैं? अच्छा, वेरी गुड। हाँ शबनम, इट्स ओके, कोई बात नहीं, पुराने तो आपको सब याद है। ये सारे क्वेश्चंस याद रखिए, पूछ लिया जाए कि श्वेडागोन पगोडा कहाँ पर है तो ये यंगून में है। और ब्लैक पगोडा किसे बोलते हैं? वेरी गुड आफ्टरनून साधना। कोणार्क सन टेम्पल, वेरी गुड, एग्जैक्टली। कोणार्क सन टेम्पल को बोलते हैं ब्लैक पगोडा। नेक्स्ट, तैरते हुए हिरन कहाँ पर स्टेबल है, अंकित है? तैरते हुए हिरन, फ्रांस की लस्कस गुफा, स्पेन की अल्तामिरा गुफा, फ्रांस की त्राफेर्स गुफा या फिर भारत की भीमबेटका गुफा? तैरते हुए हिरन, फ्रांस की लस्कस केव जिसकी खोज 1940 हेनरी ब्रुइल ने की है। डेथ एंड नाइट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, किसकी है? अर्पिता सिंह, अर्पना कौर, माधवी पारेख या फिर अंजू डोंडिया? अंजू डोंडिया शी वाज हस्बैंड ऑफ अतुल डोंडिया। अर्पिता सिंह, इनके हस्बैंड का नेम था परमजीत सिंह। और डे एंड नाइट अर्पना कौर ने बनाए थे। यूरोप में डे एंड नाइट किसकी पेंटिंग है? यूरोप में भी बता दीजिए। वेरी गुड, सभी ने राइट आंसर किए हैं। यूरोप में डे एंड नाइट किसकी पेंटिंग है बेटा? सेकेंड,
हाँ बिल्कुल अंबिका, एग्जैक्टली। यूरोप में किसकी है? एक सेकंड रुकिएगा। तो ध्यान रखिएगा, यूरोप में डेथ नाइट एंड डेविल करके है ना। वेरी गुड आफ्टरनून संदीप। अल्बर्ट ड्यूरर का है डेथ नाइट एंड डेविल करके, और उनका भी याद रखिएगा, उनका क्या नाम था, गोया का। डे एंड नाइट गोया का है, डे एंड नाइट। ठीक है, अल्बर्ट ड्यूरर की तो दूसरी वाली है, ये नहीं थी। नाइट डेथ एंड डेविल करके। बनारस श्रृंखला के चित्रों को किसने खास तौर पर पहचाने जाते हैं? कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर है बनारस की पेंटिंग्स के लिए? वैसे तो राम कुमार ने भी बनाए, और किसने बनाया? राम कुमार के बाद मनु पारेख का नाम याद रखिएगा। तीसरा सुखवीर सिंघल का कुछ करके है ना, उन्होंने भी बनाए थे। फ्रांस में स्पेशली 1000 से 1200 ईसा पूर्व के मध्य में प्रचलित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? गॉथिक, बरोक, रोमनस्क या फिर इटालिक क्रेटन? 1000 से 1200 के टाइम ड्यूरेशन, रोमनस्क आर्ट। रोमनस्क आर्ट में कैसा काम होता था सभी को पता है ना। यूजीसी नेट जेआरएफ वाले बच्चे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और यूपी टीजीटी पीजीटी वालों के लिए मैं अभी ओरली बता देती हूँ। ज्यादा कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा कहाँ पे डेवलप्ड हुआ, किस टाइम ड्यूरेशन में काम कैसा हुआ। तो ये मेहराब जैसे ज्यादा वास्तुकला पे फोकस किया गया, कुछ इस तरह से इसकी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, इस तरह से टर्न हुआ था, ओवल इस तरह कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बेसिकली फोकस किया गया वो रैपिड फ्रेस्को को किया गया, दैट्स सफिशिएंट। बस बहुत ज्यादा नहीं, 4 से 5 लाइन पूछे जाते हैं जो मैं इंपॉर्टेंट आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। महान साहित्यकार अमृतलाल नागर किस लिए प्रसिद्ध हैं? अमृतलाल नागर क्यों फेमस थे? सुहाग के नुपुर किसका है? सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर और मदन लाल नागर का क्या कनेक्शन था? तो ये दोनों ब्रदर, इनके बड़े भाई थे मदन लाल नागर। मदन लाल नागर फेमस आर्टिस्ट हैं, और अमृत लाल नागर का सुहाग का नुपुर बहुत फेमस है, उपन्यासकार हैं। 1957 में आयोजित युवा एशियाई कला प्रदर्शनी में किस अमूर्त चित्रकार या फिर कलाकार को प्रथम पुरस्कार मिलता है? फर्स्ट अवार्ड से अवॉर्डेड किए जाते हैं, क्या नाम था उनका? युवा एशियाई कला में जो प्रदर्शित 1957 में, राम कुमार, सैयद हैदर रजा, वासुदेव एस गायतोंडे या फिर एम.एफ. हुसैन? तो देखिए 1957 में युवा एशियाई कला प्रदर्शनी में अवार्ड एब्स्ट्रैक्शन के लिए अवॉर्डेड किए जाते हैं वासुदेव एस गायतोंडे। वी ऑल आर क्लियर? वी और ऑल आर क्लियर दीज लाइन्स? एस गायतोंडे, वेरी गुड। सभी ने राइट आंसर किए हैं, एवरेज स्टूडेंट का करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। सनफ्लावर इज a very popular paintings यूरोप में 1888 में किसने बनाए थे? सनफ्लावर यूरोप में 1880 में किसने बनाए थे? 88 में विंसेंट वैन गॉग ने बनाए थे। ठीक है, इंडिया में बात किया जाए तो फ्रंट पेज, ललित कला के फ्रंट पेज मोनोग्राम पे प्रिंट किया गया था, किसकी पेंटिंग थी? उन आर्टिस्ट का नेम था एन.एस. बेंद्रे। ठीक, और उन्होंने भी तो बनाया, विनोद बिहार मुखर्जी की भी सनफ्लावर फेमस रही है। नेक्स्ट, बिटवीन स्पाइडर एंड लैम्प चित्र को सृजित करने वाले आर्टिस्ट कौन कहे जाएंगे? राम कुमार, एम.एफ. हुसैन, सूजा या फिर रजा? बिटवीन द स्पाइडर एंड लैम्प, मकड़ी और लैम्प के बीच में ये एम.एफ. हुसैन की फेमस रही हैं। लियोनचैनो ऑन द ग्रास, जिस पेंटिंग पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या नाम था हिंदी में बताइए आप? त्रिड़ पर भोजन बोलते हैं हिंदी में। ओके, त्रिड़ पर भोजन, कभी कभी सटन मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। त्रिड़ पर भोजन। देखिए कितने स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर किए। वेरी गुड बबीता, एग्जैक्टली बेटा, बिल्कुल सही।
लियोनचेनो ऑन द ग्रास, दृढ़ पर भोजन, ठीक है। ये बनाई गई हैं किस आर्टिस्ट के थ्रू? एडवर्ड माने। इस पेंटिंग्स पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। कब हुआ था, किस टाइम में हुआ था? सेलो द रिफ्यूजर नाम की एक एग्जीबिशन हुई थी 1863 में। टोटल 4000 पेंटिंग एग्जिबिट होती हैं और ये सारी पेंटिंग रिजेक्ट हो जाती हैं। फिर वापस से ये लोग बहुत लील राय के मतलब वो प्रणेता होते हैं, सभी लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, गैलरीज वगैरह जाते हैं, तो डिस्कशन के बाद एक निष्कर्ष निकलता है। वापस से फिर पेंटिंग लगाई जाएंगी, जिनमें सारी पेंटिंग्स लगी और समथिंग 400 पेंटिंग्स, 600 पेंटिंग्स वापस कर दी गई। नहीं 400, सॉरी एक सेकंड रुक जाइए। 3600 पेंटिंग्स एग्जिबिट हुई, फिर उसमें से वापस कर दी गई 400। ओके, तो इसके बाद प्रभाववाद कला आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट, जब आप होल थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि एडवर्ड माने प्रभाववाद के जनक नहीं है, क्लाउड मोने हैं। क्यों है, इसका रीजन भी क्या है, पूरी थ्योरीज पढ़ने के बाद आप क्लेरिफाई हो जाएंगे। हिंदू कलश का प्रारंभिक या फिर आरंभिक प्रयोग किस मंदिर की मिहराब पर किया गया था? हिंदू कलश का, बताइए। पता नहीं क्या मेरा आंख में चला गया, इतना ज्यादा एचिंग हो रहा है। देखिए, हिंदू कलश का आरंभिक प्रयोग किस मस्जिद के मिहराब पे किया गया था? हिंदू कलश इस तरह से कलश लगा होता है, आपने भी तो देखा होगा, और फिर ये मस्जिद का डोम हो जाता है। बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून हंसराज। सभी लोग बी आंसर कर रहे हैं। एवरीवन सेज बी, समथिंग सेज ए, कुछ लोग ए भी कह रहे हैं। श्योर हो जाइए, पहले ए सही होगा या बी? चलिए दो मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, ए करेक्ट होना है कि बी करेक्ट होना है? 30 का बताइए। वेरी गुड। हिना, आकांक्षा एंड 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 चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। थैंक यू सो मच अंबिका। पता है, अभी सडनली क्लास के लिए बस वो कर रहे थे, अचानक से ऐसा लगा कि कोई चींटी उड़ के चली गई, और कब से यहीं पे मुझे फील हो रहा है, ऐसा लग रहा कुछ है। तो देखिए, कुव्वतुल उल इस्लाम मॉस्क हो जाएगा, कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद, करेक्ट। और ये सबसे पहली मस्जिद कही जाती है गुलाम वंश की, क्योंकि दिल्ली सल्तनत बेस्ड 6 मूवमेंट निकल कर आते हैं। गुलाम, तुगलक, सैयदी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयदी, लोदी, एंड द लास्ट वन इज मुगल, ठीक है। तो 6 दिल्ली सल्तनत बेस्ड में सबसे प्राचीन गुलाम वंश था। गुलाम वंश की सबसे पहली इमारत कुव्वतुल उल इस्लाम मॉस्क बनाई गई थी। किसके थ्रू? कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ओके। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में सुरक्षित रविंद्रनाथ ठाकुर इन आइलैंड ऑन द बर्ड्स, ये 2014 यूजीसी नेट का एग्जाम का क्वेश्चन है, जो टेम्पल क्यूबिस्ट स्टाइल में बनाई गई है। ये उन्होंने बनाए हैं जिनको इंडिया में क्यूबिस्ट स्टाइल का जनक माना गया है, फाउंडर। गगनेंद्र नाथ टैगोर, अरे वाह, मोस्टली बच्चों ने राइट आंसर किए हैं। एग्जैक्टली, गगनेंद्र नाथ टैगोर करेक्ट हो जाएंगे। अनसुनी चीखे, अनसुनी चीखे या फिर क्राई कह लें, इस तरह की पेंटिंग्स कौन डिपिक्ट करता था? वो इन्फ्लुएंस थे अभिव्यंजनावादी कला आंदोलन से 1958 ईस्वी में, 1958 में, जिन्हें राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी का स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया गया। वो एक फेमस मूर्तिकार है। अब आप सोच रहे होंगे स्क्रीन पे तो सभी मूर्तिकार बहुत ज्यादा फेमस हैं। चलिए मैं डेट बता देती हूँ। जिनका जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था अटक पाकिस्तान में। वैसे तो धनराज भगत भी अटक पाकिस्तान के हैं, लेकिन धनराज भगत 1917 में पैदा हुए थे। धनराज भगत 1917 में पैदा हुए। हिम्मत शाह 1933 में लोथल गुजरात में। शांखो चौधरी 1916 में जन्मे थे। और धनराज ये अमरनाथ सहगल का जन्म 1922 ईस्वी में होता है, अटक पाकिस्तान, राइट। वेरी गुड, एग्जैक्टली, सभी बच्चों ने अच्छा आंसर किया है।
नेक्स्ट, एब्सोल्यूट वोदका कंपनी के लिए किसने बॉटल का इंस्टॉलेशन बनाया था? एब्सोल्यूट वोदका कंपनी। सुबोध गुप्ता है उनकी मिसेस भारती खेर। विवान सुंदरम, अनीश कपूर, एंडी बवल। जितने भी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं मोस्टली 3 तो फेमस इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं। अब इन 3 में से आपको 1 को सिलेक्ट करना है। सेलेक्टेड कौन से हैं? ओह वाह, वेरी गुड। एग्जैक्टली, सुबोध गुप्ता एंड उनकी मिसेस भारती खेर। गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्र द डांस का माध्यम, ऑयल ऑन कैनवस, वाटर कलर एंड इंक ऑन पेपर, टेम्परा ऑन कैनवस या फिर ग्वास ऑन पेपर। जो भी स्टूडेंट पेंटिंग कर रहे होते हैं, अभी अमेजोन पे बहुत ज्यादा दिवाली का ऑफर, हाँ ऑफर चल रहा है। तो आप लोग, दिवाली नहीं, अभी कौन सा फेस्टिवल चल रहा है, नवरात्रि है ना, तो नवरात्रि का बहुत ज्यादा स्पेशल ऑफर है। आप लोग भी अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लीजिए। मैंने तो बहुत सारी चीजें मंगाई हैं, कुछ लाइक अपने फाइन आर्ट से रिलेटेड कलर्स वगैरह ऑर्डर किए हैं। कलर्स बड़ा रिजनेबल प्राइस में मिल रहा है, तो एक बार आप लोग भी साइट चेक कर लीजिएगा। द डांस का माध्यम, वाटर कलर ऑन इंक ऑन पेपर। नेक्स्ट, डॉल सीरीज काफी चर्चित, अर्थपूर्ण रही थी। आपको पता है मैं हमेशा चेक करती रहती हूँ, और ऐड टू कार्ट में हर एक चीज, जितने भी कलर्स न्यू न्यू होते हैं मैं सबको सेलेक्ट करके रखी हुई होती हूँ। जब भी देखती हूँ ऑफर होता है तो डायरेक्टली से आप लोग भी ऐसा किया करें, तो पता है मार्केट से भी रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाया करेगा। जिसको शौक होगा पेंटिंग्स का, वो तो हमेशा एक क्यूरियोसिटी उनको होती होगी ना, कहाँ से बस मुझे कलर्स मिल जाए। चलिए बताइए, कोई हमारे इस ग्रुप में ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत एक्साइटेड होता है फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर शॉप्स वगैरह पर कलर्स के लिए? मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। डॉल सीरीज इज अ वेरी पॉपुलर बिकॉज भट्टाचार्य, और क्यों फेमस थे? तो ये इंडिया के सरलिस्ट आर्टिस्ट कहे जाते हैं, अति यथार्थवादी कलाकार। नेक्स्ट है, 2014 में किसे भारत सरकार का पद्म भूषण अवार्ड से अवॉर्डेड किया जाता है? नंदलाल बसु, राम कुमार, गुलाम मोहम्मद शेख या फिर मनु पारेख। तो इस अवार्ड से अवॉर्डेड किए जाते हैं 2014 में। कौन? वो भी भारत सरकार ने उनको इस अवार्ड से अवॉर्डेड किए थे। एवरीवन सेज गुलाम मोहम्मद शेख। सभी का सी करेक्ट करता है, सभी लोग एग्री हैं सी आंसर के लिए, गुलाम मोहम्मद शेख। चलिए, जब आप सभी लोग रेडी हैं तो मैं भी इसी को करेक्ट करा देती हूँ मतलब यही करेक्ट होने हैं। नेक्स्ट, द मैरिज ऑफ मेकिंग 2007 किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? द मैरिज ऑफ मेकिंग, बताएं। द मैरिज ऑफ मेकिंग किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ए रामाचंद्रन, विनोद बिहारी मुखर्जी, राम नंदलाल बसु या फिर के जी सुब्रमण्यम। वेरी गुड, एग्जैक्टली। जिन्होंने 37 का डी आंसर किया है, मोस्टली स्टूडेंट का बिल्कुल करेक्ट आंसर है के जी सुब्रमण्यम। प्रसिद्ध मूर्तिकार आर विया खजूरिया को मैंने आपको कैसे याद कराया था? खजूर का पेड़ कहाँ, ज्यादा से ज्यादा खजूर का पेड़, मतलब विया खजूरिया काम कर रहे होते हैं वुड में। ये ज्यादा से ज्यादा फेमस है वुड की मूर्तियां बनाने में, और ये बिलोंग करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। 1938 में कैनवस पर ऑयल कलर्स में बनाई गई विख्यात शांति निकेतन त्रिफलक शांति निकेतन ट्रिप्टी का निर्माण किया, जो अब राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लीजिए अच्छे से, इत्मीनान से। ये 3 ऑप्शन इज सफिशियंट है,
इन तीन में बताइए कौन सा राइट आंसर है। शांति निकेतन ट्रिप्टी उनका है जिनका वेरी गुड सृष्टि, क्या बात है, सृष्टि का बहुत पहले कमेंट आया और एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने किया है। तो राइट आंसर हो जाना है तैयब मेहता। एवरीवन प्लीज से प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ओके, बस लाइक करने को बोल रही हूँ, शेयर तो नहीं कर पाएंगे आप लोग, मुझे पता है, लाइक कर दीजिए, इतना ही बहुत है। किसी रंग के हल्के व गहरेपन की मात्रा को क्या कहते हैं? लाइटनेस एंड डार्कनेस टोन को क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है, टोन तान। थ्री वेराइटीज ऑफ कलर होती हैं। फर्स्ट वन इज ह्यू, सेकंड इंटेंसिटी, थर्ड ह्यू वैल्यू एंड इंटेंसिटी। ह्यू क्या करता है? आपके नेम ऑफ कलर्स को डिपिक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये जो मैं ड्रेस पहनी हूँ ग्रे कलर का है, आपको मेरे फोन की स्क्रीन व्हाइट एंड ब्लैक कलर की दिख रही होगी, मतलब जो आप क्लासेस ले रहे हैं ऑफकोर्स वो वाली, कुछ ने सेटिंग की होगी उनको ब्लैक से व्हाइट दिख रहा होगा, ऐसा कुछ होगा, राइट। उसी तरह से ये रंग बताता है, लाल पीला हरा नीला, एक्चुअल जो नेम होता है वो बताता है। वैल्यू मान, मान क्या बताता है? तो ये लाइटनेस एंड डार्कनेस को बताता है। और ह्यू वैल्यू इंटेंसिटी क्या करता है, जिनको क्रोमा कहते हैं, क्रोमा। क्रोमा बेसिकली डिपिक्ट किया जाता है प्योरिटी में, शुद्धता में। और तान तीन प्रकार के होते हैं, लाइट टोन, मिडल टोन एंड डार्क टोन। मोस्टली एवरी पेंटिंग और एवरी स्केचिंग्स में ये टोन का यूज किया जाता है। पदार्थ, वस्तु अथवा चित्र, भूमि की धरातलीय संरचना को क्या कहा जाएगा? धरातलीय संरचना को टेक्सचर कहा जाएगा, वयन। सबका अलग अलग टेक्सचर होता है, पता होगा आप सभी को। भार संतुलन की दृष्टि से आकृतियां कितने प्रकार की होती हैं? भार संतुलन की दृष्टि से आकृतियां कितने प्रकार की होती हैं? भार संतुलन की आकृति से जो एक्चुअल में आकृतियां होती हैं वो दो प्रकार की हो जाती हैं। भार संतुलन कहा जा रहा है बैलेंस को। टू टाइप्स के बैलेंस होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल, दूसरा होता है असिमेट्रिकल, सममित और असममित। ओके, सममित स्टेबल होगा, असममित जैसे ये मेरा हैंड है, अभी मैंने ऐसे किया है, ये सममित है। अब मैं इसको ऐसे कर दी, अगर आप इसको बीच से कट करेंगे तो ये असममित में इंक्लूडेड हो जाएगा। शीघ्रता से रेखांकन खींचकर जो पेंटिंग्स को कैप्चर करते हैं उनको स्केचिंग कहते हैं। अगर इन्हीं को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड स्केचिंग? क्या कोई बता सकता है कि ड्राइंग और स्केचिंग में क्या डिफरेंशिएशन होता है? जो भी पेंटिंग स्केचिंग जिसका फेवरेट नहीं होगा जिसका, वो भी बता लेंगे, लेकिन आप लोगों को भी बताना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले आंसर कीजिए, मैं आप लोगों का ओपिनियन देख लूँ कि ड्राइंग एंड पेंटिंग में क्या डिफरेंशिएशन होता है। स्केच मोस्टली स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर किए हैं। एक बार यूपी टीजीटी में पहले इंटरव्यू होता था, आपको पता होगा, तो मेरे एक स्टूडेंट से एग्जामिनर ने यही सेम क्वेश्चन पुट अप किए थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड पेंटिंग। ड्राइंग और पेंटिंग में क्या डिफरेंशिएशन होता है? अगर आप स्केचिंग कर रहे होते हैं या ड्राइंग कर रहे होते हैं तो कभी ये माइनर सी चीजें अपने माइंड में आपने कैप्चर किया है? अगर नहीं किया है तो आज आपको करना है और आपको आंसर बताना है। जो एक ही बार में पूरा किया जाए जा सके उसको क्या कहेंगे हिना? जो एक बार में पूरा किया जाए उसको क्या कहेंगे? देखिए मैं बताती हूँ क्या डिफरेंशिएशन होता है। स्केचिंग होता है जो आप रैपिड आउटडोर करने जाते हैं। आउटडोर में क्या होता है, इस तरह की डिपार्टमेंट से एक शीट्स मिलती हैं, हमारे डिपार्टमेंट से मिलती थी, हम लोगों को सारा आर्ट मटेरियल मिलता था, बाहर से भी लेते थे लेकिन डिपार्टमेंट में ही सब कुछ अवेलेबल होता था। कलर्स मिलते थे, कैनवसेस मिलते थे, ड्राइंग शीट्स मिलती थी, ईजर मिलता था, बस आपको जाके वहाँ पेंटिंग करनी होती थी। तो देखिए ये जो होता है ना ड्राइंग शीट, तो ड्राइंग शीट पे जो आप स्केचिंग्स बनाते हैं स्पीडली उनको बोलेंगे स्केच और स्केचिंग कहा जाएगा। फिर इसी ड्राइंग शीट पर बिल्कुल अच्छे से डिटेल में ड्राइंग की शेडिंग वेडिंग कर रहे हैं, लाइट मिडल डार्क टोन को डिपिक्ट कर रहे हैं, वैसे तो उसमें भी डिपिक्ट किया जाता है। इसको धीरे धीरे इत्मीनान से फिनिशिंग के साथ किया जाता है, स्केचिंग को रैपिड स्केचिंग बहुत जल्दी से उतारा जाता है। तो ये डिफ्रेंशिएशन होता है कि स्केच चित्रांकन में रेखा जल्दी जल्दी खींची जाए उनको स्केच कहा जाएगा, और बिल्कुल इत्मीनान से किया जाए उन्हें ड्राइंग कहा जाएगा। ओके, वी ऑल आर क्लियर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून मोनाली।
हाँ प्रतिभा, एग्जैक्टली जो शीघ्रता से किया जाए उसे ड्राइंग कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वह रिक्त स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो क्या कहलाता है? रूप, अंतराल, लावण्य या फिर धरातल? टेक्सचर आप किसमें देख सकते हैं? स्पर्शीय गुण। फॉर एग्जाम्पल मैं ये टच कर रही हूँ, इसका हार्ड टेक्सचर है, ठीक है। मैं अपने स्किन को टच करूंगी, इसका डिफरेंट टेक्सचर है। क्लॉथ का डिफरेंट टेक्सचर है। तो अगर इस पे आप पेंटिंग कर रहे हैं, आप हर जगह पेंटिंग कर सकते हैं। मोबाइल के स्क्रीन पे, आईपैड पे पेंटिंग कर सकते हैं, क्लॉथ फैब्रिक पे पेंटिंग कर सकते हैं, अपने फिंगर्स वगैरह पे नेल आर्ट कर सकते हैं। तो ये सब आपके अंतराल में सेलेक्ट हो जाएगा। किस में सेलेक्ट होगा? अंतराल में। इनको अंतराल एज लाइक स्पेस कहेंगे, ठीक है, स्पेस। नेक्स्ट, केवल लंबाई और चौड़ाई जिसको डिटरमाइन किया जाए उनको क्या कहा जाएगा? सिर्फ लंबाई और चौड़ाई को कहेंगे टू डिमेंशनल। सिर्फ लंबाई हो और चौड़ाई हो इसको द्विआयामी कहा जाएगा। और अगर लंबाई और चौड़ाई के साथ अगर मोटाई भी कह दिया जाता है, किसकी मोटाई, तो वो थ्री डिमेंशनल में टर्म्स चेंज हो जाते, फौरन ही चेंज होता, बस एक माइनर सा वर्ड यूज करने के बाद। सुलिपिक कला जिनको कैलीग्राफी कहते हैं। व्हाट इज कैलीग्राफी? कैलीग्राफी इज a beautiful writing which you have to done with the help of brush and also पेन एक्सेट्रा, पेंसिल। बस एक अच्छी से खूबसूरत राइटिंग लिखने का तरीका जिसे आप कैलीग्राफी ब्रश से भी कर सकते हैं और अपने ये पेंटिंग ब्रश से कर सकते हैं, स्केचिंग से, और साथ के साथ पेंसिल से भी किया जा सकता है, पेन से भी। दृष्टिगत भार किसमें देखने को मिलेगा? जो आई पॉइंट की दृष्टिगत भार होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी संतुलन में। संतुलन एज लाइक बैलेंस, टू टाइप्स के होते हैं ना, एक सिमेट्रिकल, दूसरा असिमेट्रिकल। रंगों का भार अलग होता है, संतुलन भार स्केचिंग्स का अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ड्राइंग किया, ये है ग्लास, इनको बीच से काटेंगे, ये सम्मित हो गया। यहाँ पे एक जग बनाते हैं, इनको बीच से कट करेंगे तो एक टुकड़ा अलग एक टुकड़ा अलग, दोनों सिमिलर नहीं हो रहा है, तो ये असम्मित हो जाएगा। अब यहीं पे कलर्स एप्लीकेशन की बात किया जाए तो पेंटिंग्स में आप अगर कलर्स कर रहे हैं तो बड़े जगह पे आपको कूल कलर्स लगाना है कंपेयर देन छोटे फॉर्म पर। छोटी सी कोई ह्यूमन बीइंग की, जैसे फॉर एग्जांपल पूरी कंप्लीट पेंटिंग बनाइए, सिर्फ यहाँ पर आप एक रेड कलर का डॉट्स लगा दीजिए, लाल बिंदी, आपकी पेंटिंग का पूरा जो आकर्षण बल होता है पूरा खींच करके आपकी आई पॉइंट व्यू कहाँ पर जाएगी? वो रेड कलर के स्पॉट, जो रेड कलर की आपने बिंदी लगाई है सिर्फ उसी पर जाएंगी, बाकी ऑब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे सब कुछ। कभी आप ब्लू कलर की पेंटिंग बना के ट्राई कर लीजिए, या फिर फेयरनेस कलर, स्किन कलर्स की पेंटिंग बनाइए, उसमें आप रेड कलर का टच दे दीजिए। अब देखिए आपकी आंखें सबसे पहले, अगर आप नजर यूं भी किए ना तो भी आपकी आंखें डायरेक्टली से वही रेड कलर पे जाएंगी। एक बार प्रैक्टिकली जरूर ये ट्राई कीजिएगा जो मैंने थ्योरी एक्सप्लेन की है। ग्लेजिंग में किस माध्यम का यूज किया जाता है? ग्लेजिंग में बेसिकली वर्निश का यूज करते हैं। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लेजिंग? ग्लेजिंग एक व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट, जैसे पानी होता है बिल्कुल पानी की तरह पारदर्शी ट्रांसपेरेंट एक लिक्विड होता है ग्लेजिंग, जिसको आप अप्लाई करेंगे वो थोड़ा थिक होता है। जब वो ड्राई हो जाएगा तो ऐसा लगेगा किसी ने शीशे का वर्निश चढ़ा दिया हो आपकी पेंटिंग पर। इस तरह से फिनिशिंग एंड फाइन शो करी जाती है। नेक्स्ट, चित्र तल पर घन के रेखांकन को कितनी भाषा में एक्सप्लेन किया गया था? क्या कहा जाता है? चित्र के घन के जो रेखांकन है उनको टेक्निकल लैंग्वेज में त्रितलीय कहते हैं, त्रितलीय। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? इन फोर ऑप्शंस में कोई लिपि है या फिर कोई नहीं है, बताइए। शाइनिंग लाने के लिए वार्निश, एग्जैक्टली पीयूष, हाँ वार्निश शाइनिंग जो भी सिमिलर ही है। 50 का डी। चलिए अब मैं थोड़ा वेट करूंगी, बताइए क्यों डी आंसर किया, ये भी आप मुझे क्लियरिफाई कर दीजिए। जब आप डी आंसर कर रहे हैं तो आप किस बेसिस पे डी आंसर कर रहे हैं इसके बारे में बताइए। नो डाउट एग्जामिनर ने भी डी करेक्ट करा दिया है, बट मैं बिल्कुल डी को करेक्ट नहीं मानूंगी। और इस प्रैक्टिस सेट्स के अकॉर्डिंग अगर आपने याद किया है तो शायद आपका गलत हो भी सकता है, एग्जामिनर कुछ भी करा सकते हैं, क्या पता आप एग्जाम में ये लगा कर आ जाएं और ये गलत हो जाए। तो होल थ्योरी आप मुझे बताइए जो मैंने आपको क्लास के ड्यूरेशन में एक्सप्लेन किया। बताइए शबनम, अनु या फिर जो भी स्टूडेंट जिनको भी याद होगा।
कोई भी स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं कि ये जो लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि है जो 396 या 400 समथिंग कही जाती हैं? मैंने केवीएस हाँ पीयूष, सही कराया गया, वो बाद की बात है, ऑप्शन में नहीं था तो सही करा दिया गया। चलिए मैं भी कर देती हूँ, ठीक। आप लोग ये कह रहे हैं तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इसलिए नहीं करूंगी, मैंने रिसर्च किया, खुद पूरी होल थ्योरीज देखी, तो मुझे पता चला इंडस वैली सिविलाइजेशन में पिक्टोग्राफी का यूज किया गया है। पिक्टोग्राफी, जिनको चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। तो होल थ्योरी आप याद रखिए, जब ऑप्शन में इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएटेड क्वेश्चन आ जाए तब आप इसको भले डी करेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। पिक्टोग्राफी, क्योंकि सबको याद होगा, बबीता आपको तो याद होगा ना, पिक्टोग्राफी मैंने पढ़ाया भी था, जिनमें से 396 से 400 लिपियां होती हैं। इंडस वैली में मोहरे कितनी होती हैं, मोहरे भी बता दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरे हैं वो कितनी है? 1200 से 1400। क्लियर। सर्वाधिक प्रागैतिहासिक चित्र किस पशु के हैं? बारहसिंगा, हिरण, भैंसा या फिर सुअर? सबसे ज्यादा पेंटिंग्स सांभर के मिले, सांभर दैट मीन्स हिरणों के। दो पारसी रंगमंच की अभिनेत्रियों गौहर और जौहर को किस कलाकार ने अपने पात्रों पर बखूबी रिप्रेजेंट किया था? गौहर और जौहर को। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर कीजिए। 52 का मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ए आंसर किया है ना, एग्जैक्टली ए आंसर करेक्ट हो जाना है, राजा रवि वर्मा। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? जोड़ासांको, हुगली, चटगांव या फिर वीरभूमि? रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 1871 में जोड़ासांको पश्चिम बंगाल में होता है। रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित सहज पाठ का इलस्ट्रेशन किसने किया था? रवींद्रनाथ टैगोर ने, गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने, अमृता शेरगिल या फिर नंदलाल बसु ने? रवींद्रनाथ टैगोर की सहज पाठ पर पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट किए थे नंदलाल बसु। गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने किस पर किए थे और रवींद्रनाथ टैगोर ने किस पर किए थे, ये भी बता दीजिए। तो रवींद्रनाथ टैगोर की पुस्तक चित्रांगदा पर 32 चित्र बनाए थे, 32 पेंटिंग्स रवींद्रनाथ टैगोर ने। और गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने किस पर बनाए थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। शोर नहीं करना, शोर नहीं करना, शोर नहीं करना। वेरी गुड, एग्जैक्टली, जीवन स्मृति, वेरी गुड शबनम, जीवन स्मृति। जीवन स्मृति के 32 चित्र किसने बनाए थे? सॉरी 32 कह रही हूँ जी, रियली सॉरी। चित्रांगदा के 32 चित्र रवींद्रनाथ टैगोर ने बनाए थे, जीवन स्मृति पर गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने बनाए और नंदलाल बसु ने सहज पाठ पर। और ये तीनों पुस्तक किसकी हैं? क्या पता एग्जामिनर आपसे ये ना पूछ के डायरेक्टली पूछ लें कि जीवन स्मृति, चित्रांगदा और सहज पाठ किसकी पुस्तक है, तो रवींद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये नहीं कि बस आपने पढ़ा है फटाक से आंसर कर दिए, ये गलती मत करिएगा, ओके। नेक्स्ट, असित कुमार हल्दर ने मूर्तिकला की शिक्षा किससे ली थी? एजुकेशन किससे ली? मूर्तिकला, स्कल्प्टर, लियोनार्ड जैनसन, रवींद्रनाथ टैगोर, ओकाकुरा या फिर कोई नहीं? लियोनार्ड जैनसन से। कौन सा चित्रकार चैतन्य सिद्ध कलाकार भी कहे जाते हैं? चैतन्य सिद्ध कलाकार, भावों के सम्राट, इनको कहा किसने था? शिशिर कुमार घोष ने कहा था, जिनको 1942 ईस्वी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर इनरोल किया जाता है, छितेंद्रनाथ मजूमदार।
शैलेंद्र डे की मेघदूत चित्रावली का सबसे विख्यात चित्र विरही यक्ष कहाँ पर सुरक्षित है? चलिए, शैलेंद्र डे की मेघदूत बताइए प्रेजेंटली विरही यक्षी कहाँ पर एग्जिबिट है? भारत कला भवन वाराणसी या फिर इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज? अनुपम, इलाहाबाद कैसे हो सकता है बेटा? ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को। क्वेश्चन नंबर 57 में अनुपम ने इलाहाबाद क्यों आंसर किया है? अच्छा, एक बात बताइए, शैलेंद्र डे ने, हमने आपको क्या लर्न कराया था कि शैलेंद्र डे ने जो मेघदूत चित्र श्रृंखला बनाए थे वो रॉय कृष्णदास के कहने पे बनाए थे, तो कहाँ पर एग्जिबिट होगा? वाराणसी में ही तो एग्जिबिट होगा, भारत कला भवन वाराणसी। इतनी भी क्या जल्दी है, इत्मीनान से आंसर कीजिए। मैं तो खुद इतनी स्लोली स्लोली चल रही हूँ कि आप लोग के लिए ये न्यू बुक है, तो अच्छे से सारे क्वेश्चन को, एक भी गलती से भी रॉन्ग ना हो। प्लीज बिल्कुल क्वेश्चन पे फोकस करके आंसर करिएगा। सीता कल्याण 1912 ईस्वी वाटर कलर में किसकी है? शैलेंद्र डे, नंदलाल बोस, यामिनी रंजन रॉय या फिर के वेंकटप्पा? ध्यान नहीं दी। कोई बात नहीं अनुपम, क्लास के ड्यूरेशन में ये गलती हुई, एग्जाम में ये गलती ना कीजिएगा। ओके, वेरी गुड, एग्जैक्टली। सीता कल्याण के वेंकटप्पा, जिनको बंगाल का मंसूर कहा जाता है। ट्विटरिंग मशीन किसकी है? 1922 में बनाए थे। ट्विटरिंग मशीन उनके द्वारा बनाई गई है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पॉल क्ली, फ्रांसवा कैंडेंस्की, जिनको बाहाउस स्कूल में एज ए टीचर वॉल्टर ग्रोपियर ने इनवाइट किए थे। बाहाउस जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1913 से 1933 तक का विमन नगर जर्मन में, तो वॉल्टर ग्रोपियर ने एज ए टीचर पॉल क्ली को इनवाइट किए। ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभिव्यंजनावादी, अभिव्यंजनावादी कला आंदोलन के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? वैन गॉग, हॉल्डर, एडवर्ड मुंक या फिर एमएल नोल्डे? अगर एडवर्ड मुंक कहे जाते हैं तो क्या टाइम है अभिव्यंजनावाद कला आंदोलन का? मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने YouTube चैनल पर आप लोगों के साथ अभिव्यंजनावाद के बारे में कितनी बार एक्सप्लेन किया है। अगर काउंटिंग करें तो 100 से भी प्लस हुए होंगे, उससे भी ज्यादा हो गए होंगे। तब अब आप मुझे बताएंगे कि अभिव्यंजनावाद कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, इसके कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, अभी तक किसी के कमेंट्स नहीं आए। हैदर अली ने सेकंड का आंसर कर दिया। पहले ये वाला तो आंसर कीजिए जो मैंने क्वेश्चन किया है। 1904 से 1914, वेरी गुड शबनम, एग्जैक्टली 1904 में शुरू होता है जो 14 तक चलता है। इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं। ये जर्मन में इवेल्युएट हुआ था, जर्मन में। इसके दो भाग थे, पहला था ड्राई ब्रुकले, दूसरा था ब्लू राइडर ग्रुप। अब बाकी की थ्योरी तो आपको खुद याद होगी, आगे बढ़ते हैं। और याद नहीं होगी तो अब मैं आप लोगों से नाराज हो जाऊंगी कि इतनी बार मैंने याद कराया है, अगर अब भी याद नहीं होगा तो कब याद होगा? एग्जाम के थोड़े दिन पहले आप याद करेंगे। तो हम क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, साथ के साथ आप हमें आंसर करते जाइएगा प्रॉपर जो मैं पूछती हूँ। लेस डेमेस्लियस दी अविन्ना, जिनको हिंदी में अविन्यों की स्त्रियां कहते हैं, 1907 की पेंटिंग ऑयल कलर में बनाई गई है। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट की ये फर्स्ट पेंटिंग कही जाती है, पैब्लो पिकासो के द्वारा बनाई गई। फाववाद फेवरिज्म आर्ट मूवमेंट जो 1900 से 1910 तक इवेल्युएट हुआ था पेरिस फ्रांस में, इसके जनक याद रखिएगा हेनरी मैटिस कहे जाते हैं। कॉपी नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है? क्यों नया है? क्यों अरकान? जब मैम से बोल दूं, जब मैम को बुला बोल दो, टाइम हो गया। पोटैटो ईटर्स 1885 नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? पोटैटो ईटर्स, ऑफ कोर्स अभी वो पता होगा,
उनकी फेमस है जो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के आर्टिस्ट, इवन उन्होंने अपना कान काट दिया था। कुछ रिकॉल हुआ आपको? विंसेंट वैन गॉग। नियो इम्प्रेशनिज्म, नव प्रभाववाद, ये आर्ट मूवमेंट इवेल्युएट होता है 1884 में, जिसकी फर्स्ट पेंटिंग कही जाती है द बाथर्स। तो इसके संस्थापक कौन कहे जाएंगे? जॉर्ज स्योरेट। इंग्लिश में बोलते हैं स्योरेट, हिंदी में बोलते हैं सोरा, याद रखिएगा। बाकी जो ऑप्शंस में है आपको पता है पॉल सिग्नान कहे जाएंगे इसी आर्ट मूवमेंट के नव प्रभाववाद के, लेकिन ये जनक नहीं है। जब जॉर्ज सोरेट की डेथ हो जाती है तो इनके डेथ के बाद इस कला आंदोलन को आगे कौन ले जाता है? पॉल सिग्नान ले जाते हैं। फिर इनके डेथ के बाद ये एंडिंग हो जाता है। और रिनोयर आल्सो इंक्लूडेड इन इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट। मुग्गू या फिर मुगुल कहाँ की लोक कला है? बताइए, मुग्गू मुगुल कहाँ की है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? अच्छा पीयूष, बड़े अच्छे से आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ रखी है वैन गॉग की। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मुग्गू मुगल कहाँ के लोक कला है? आंध्र प्रदेश, वेरी गुड। सलमान एंड कश्मा, साक्षी, अनुपम, शबनम, एग्जैक्टली सभी ने राइट आंसर किए हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की है। बांकुरा पश्चिम बंगाल किस लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है? बांकुरा पश्चिम बंगाल। बांकुरा पश्चिम बंगाल मृण मूर्ति के लिए, मृणपात्र के लिए, मेहंदी या फिर अल्पना के लिए? बताइए क्यों फेमस है? अरे वाह, वेरी गुड, एग्जैक्टली मृण मूर्ति के लिए है। मोम के साँचा में ढालने का जो टेम्परेचर होता है कॉपर व टीन का, उसका अनुपात कितना होना चाहिए? टाइम हो गया? उसका अनुपात होना चाहिए 3.3:1। डोगरा शिल्प के लिए पॉपुलर है। डोगरा शिल्प मीरा मुखर्जी बहुत ज्यादा फेमस थे, बस्तर छत्तीसगढ़। बैंडेज बांधनी के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर राजस्थान? बैंडेज बांधनी कहा जाता है टाई एंड डाई को। टाई एंड डाई राजस्थान की बहुत ज्यादा पॉपुलर। मधुबनी लोक कला का संबंध जितवंतपुर, बिहार। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस लिए जाना जाता है? बाण भट्ट, मार्कंडे मुनि। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कहे जाएंगे मार्कंडे मुनि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद्र किस शैली में काम कर रहे होते हैं? निहाल चंद्र इज अ वेरी पॉपुलर इन द टाइम ऑफ किशनगढ़ स्कूल। बनी ठनी इनके द्वारा बनाई गई हैं। जॉर्ज एक सेकेंड, जर्मन सौंदर्य शास्त्री, जर्मन फिलोसफर्स कौन है यहाँ पे पहचानना है आपको? जर्मन सौंदर्य शास्त्री कौन कहे जाएंगे? निहाल चंद्र, वेरी गुड, एग्जैक्टली जर्मन सौंदर्य शास्त्री यहाँ पे बॉमगार्टन है। प्रीवियस क्वेश्चन आपका सही था, इसका बॉमगार्टन हो जाएंगे। द कॉलिंग ऑफ संत मैथ्यू जो 1599 टू 1600 में बनाई गई पेंटिंग्स है कैरावेजियो के थ्रू। अजंता की गुफाएं निम्न में से कहाँ पर स्थित है? ये स्टैबल है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में। डोलामारू पेंटिंग्स, अच्छा डोलामारू भित्ति चित्र किसने बनाया था? कौन से कलाकार ने? डोलामारू पेंटिंग जो 1592 ईस्वी में बनाई गई हैं, किस स्कूल में? सबसे पहले मेवाड़ में, और सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाई गई थी जोधपुर में। द फ्लाइट इनटू इजिप्ट
1304 टू 1306 की पेंटिंग है, जियोतो के द्वारा बनाई गई है। वह कौन से आधुनिक अभिकल्पना आंदोलन था जिसे 20वीं शती के 30वें दशक के आरंभ में हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने परंपरा दी? तो वैसे तो बाहाउस भी कहा जाएगा, लेकिन ड्यू शेर वर्क का बंद ज्यादा पॉपुलर है, इनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएंगी। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक है, रिचर्ड बार्थलोम्यू, रामकुमार, बीसी सान्याल या फिर दिनकर कौशिक? निम्नलिखित में से एक फेमस आर्ट क्रिटिक है, रिचर्ड बार्थलोम्यू। उस कलाकार का नाम बताइए, आर्टिस्ट का नाम पहचानिए जो पेंटर और छापाकार दोनों रूपों में जाने जाते थे। धनराज भगत, के जी सुब्रमण्यम, जी स्वामीनाथन या फिर बीसी सान्याल? देखिए, पेंटर के साथ साथ प्रिंट मेकर, तो भारत में सर्वप्रथम के जी सुब्रमण्यम ने सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का इन्वेंशन किया और ही वॉज ऑल्सो ए फेमस आर्टिस्ट। ये एक चित्रकार भी हैं, तो ये करेक्ट हो जाने हैं। गांधार शैली मुख्यतः है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन। एवरीवन प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए। गांधार शैली मुख्यतः है, तो ये है यूनानी मूर्तिकला से संबंधित। तमिलनाडु में स्टाबल सितनवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? सितनवासल केव रिलीजियस बतानी है आपको। आज आप लोगों ने सितनवासल पढ़ा है, कैसा लगा? आज की क्लासेस कैसी रही थी? अच्छे सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना? ये आप सेकेंड टाइम उससे पढ़े थे, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो सितनवासल जो है ये एक्चुअल में जैन धर्म से संबंधित है। इसका मीनिंग ही होता है जैन संत सिद्धों का निवास। सर्वप्रथम टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। खोज 1934 में प्रोफेसर ध्रुवील ने किया। भीमबेटका शैलाशियों में सबसे अधिक पेंटिंग्स यूज की जाती, तो उसके कलर स्कीम रेड एंड व्हाइट कलर्स को सिलेक्ट किया जाता था। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? आईने अकबरी अबुल फजल के हैं। जहांगीर के दरबार के पक्षियों के सबसे अच्छे आर्टिस्ट कौन हैं? मंसूर हैं। ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। ब्रिटिश दृश्य चित्रकार कौन है यहाँ पर? जॉन कॉन्स्टेबल, एंड्रिया साची, टिपोलो या फिर विलियम होगार्थ? जॉन कॉन्स्टेबल। कला व शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के वर्तमान डीन कौन कहे जाएंगे? लखनऊ के वर्तमान डीन हैं डॉक्टर रतन कुमार। ठीक है, 88 का डी हो जाएगा बेटा। डॉक्टर रतन कुमार है। वर्तमान डीन पूछा है ना, प्रेजेंटली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिघलाने से, ये 2018 का यूजीसी नेट का क्वेश्चन यहाँ पे उठा के रखा गया है कि पिघलाने के दौरान एल्यूमिनियम की सफाई के लिए कौन से पदार्थ यूज किए जाते हैं? तो पदार्थ कौन सा होता है? अमोनिया क्लोराइड। फिल्म निर्माता सत्यजीत रॉय ने कौन सी मूवी को डिपिक्ट की है? द इनर आइज, विनोद बिहारी मुखर्जी की लाइफ पर। बरोक कला आंदोलन में ऑयल कलर्स में पेंटिंग्स बनाई गई थी। रेप ऑफ यूरोपा जो 1562 टाइम ड्यूरेशन में सेलेक्टेड आर्टिस्ट कैराविच्चो के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया। राजा रवि वर्मा ने मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस का एस्टैब्लिशमेंट कब करते हैं? एक सेकेंड, मुंबई में घाटकोपर लिथोग्राफी प्रेस की शुरुआत का वर्ष 1894 में, और इनका जन्म हुआ था 1884 में। सॉरी, रियली सॉरी, 1848 में इनका जन्म हुआ था। 1848 में जन्म हुआ और 1894 ईस्वी में मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रिंटिंग मशीन का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। ओके एवरीवन, वी ऑल आर क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कला एक प्रकार का प्रतीक है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? सिंबॉलिक फॉर्म, आर्ट इज एन सिंबॉलिक फॉर्म, सुजैन लैंगर की थ्योरीज हैं।
1912 ईस्वी में किसकी पुस्तक कला और स्वदेशी का प्रकाशन? कला और स्वदेशी फेमस पुस्तक के कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी की है। के हैबर ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? कृष्ण कैटिंगर हैबर ने कला की शिक्षा कहाँ से लेते हैं? एक सेकेंड, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से। बगरू छपाई कहाँ की फेमस है? बगरू छपाई एक हस्तकला जो संबंधित है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। बताएं कि बगरू छपाई 96 का आंसर कीजिए। 96 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? जो भी 96 का बी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। बगरू छपाई भी राजस्थान की है। ओके, बगरू छपाई मध्य प्रदेश की नहीं है, राजस्थान की है। सांथाल कन्या, सांथाल स्त्रियां बोलने या फिर कन्या, ये वाली पेंटिंग्स बनाए थे नंदलाल बसु। सर्वाधिक सांथाल महिलाओं की पेंटिंग्स यामिनी रंजन राय। सांथालों का बसंत उत्सव तैयब मेहता। सांथाल लोक नृत्य असित कुमार हलदर। और सांथाल फैमिली मूर्ति किसकी है? या आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जो 1938 में बनाई गई है और सीमेंट और कंक्रीट में, प्रेजेंटली शांति निकेतन में। क्या नाम था उनका? राम किंकर बैज। कुडी का कैमोल्ड आर्ट गैलरी कहाँ है? ये कैमोल्ड आर्ट गैलरी मुंबई। एक देखिए, कैमोल्ड आर्ट गैलरी मुंबई में है, लेकिन कुडी का कैमोल्ड आर्ट गैलरी न्यू दिल्ली में है, ये याद रखिएगा। किस ग्रुप ने अपनी फर्स्ट एग्जीबिशन 1963 में की और ये इनकी लास्ट एग्जीबिशन थी? पीटी नेहरू इसका उद्घाटन करते हैं, इनॉग्रेशन। ग्रुप 1819 जिसके फाउंडर कहे जाते हैं, क्या नाम था फाउंडर का? जे स्वामीनाथन। नेक्स्ट, किस मशहूर इटालियन सिने निर्देशक ने हुसैन के चित्रों पर एक अधूरी फिल्म बनाई थी? रोबर्तो रोसेलिना ने। ओके, रोबर्तो रोसेलिना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारतीय स्टूडियो पॉटरी के दो प्रमुख। तो भारतीय स्टूडियो के दो प्रमुख कहे जाएंगे गुरुचरण सिंह एंड निर्मल पटवर्धन। गुरुचरण सिंह एंड निर्मल पटवर्धन। एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स का बड़ा संग्रह कहाँ पर लगा था? बिदरी विशाल पत्ती के निजी संग्रह में। अर्नेस्ट बेनेफिल्ड हैवेल उस समय गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता के अध्यक्ष थे। उद्भावक से किसके हाथों एक नवीन ठाकुर शैली का जन्म हुआ? अर्नेस्ट बेनेफिल्ड हैवेल। तो आप तो कनेक्टेड कर सकते हैं ना, कौन हो जाएंगे? अरे वाह, 103 का सभी लोग ए आंसर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ए ही होने हैं, ए करेक्ट होंगे। अवनीनाथ टैगोर। तंजौर चित्रकला तमिलनाडु में है। बेसिकली तंजौर में कैसी पेंटिंग्स को डिपिक्ट किया गया था? हिंदू देवी देवताओं के चित्रण। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिरों का निर्माण किस स्थान पर करवाया? कांची, ऐहोल, महाबलीपुरम या फिर चेन्नई? ऑफ कोर्स महाबलीपुरम। शिव विवाह से संबंधित दृश्य चित्र कहाँ पर अंकित मिलते हैं? शिव विवाह से संबंधित दृश्य चित्र अंकित मिलते हैं बादामी के गुफा नंबर 1 में। रस का प्रमुख स्रोत क्या है? रस का प्रमुख स्रोत नाट्य, विचार, सौंदर्य या फिर आनंद? प्रमुख स्रोत है नाट्य। कहीं कहीं पर आनंद भी सही कराया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कामसूत्र के रचयिता। कामसूत्र के रचयिता कहे जाएंगे वात्स्यायन। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 2022 के सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? मणिकर्णिका, सोरारई, पाटरू, पंगा या फिर कस्तूरी? 109 का आंसर कीजिए। समथिंग न्यू क्वेश्चन आई थिंक। 109 का जो भी स्टूडेंट बी आंसर कर रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने बी सोच रखा है, सोरारई, पोटरू।
निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार नहीं है। विच वन इज नॉट हियर एन स्कल्पचर आर्टिस्ट? नागजी पटेल, of course, he is very popular in sculpture field. Shanku Chaudhary also and Mahendra Pandya. But Jyoti Bhatt, he was very popular in the field of print making. ये एक फेमस छापाकार है। अंजलि इला मेनन का संबंध था छापा कला से, व्यंग चित्र से, चित्रकला से या फिर नृत्य कला से? तो अंजलि इला मेनन का संबंध रहा था आर्ट फील्ड। ये वो हैं जो अपनी पेंटिंग्स में अपना थंब इम्प्रेशन, जैसे मैं सिग्नेचर करती हूँ, आप लोग पेंटिंग बनाते होंगे अपना सिग्नेचर करते होंगे, बट इन्होंने अपना थंब इम्प्रेशन दिया है। कहते हैं ना कि पूरे बॉडी पार्ट में दो ही चीज ऐसी है जो किसी से मैच नहीं हो सकती है, एक आंखों की आई बॉल और दूसरा थंब इम्प्रेशन। ये किसी से किसी का मैच नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ना पता है आज भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में फॉर्म फिल करने के बाद थंब इम्प्रेशंस भी लिए जाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में भी थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन है, साइन तो सभी का मैच हो सकता है बट थंब इम्प्रेशन किसी का मैच नहीं किया जा सकता है। प्रिज्म का आविष्कार कौन से थे? प्रिज्म न्यूटन, सर आइजक न्यूटन ने 1660 ईस्वी में खोज किए थे। प्रिज्म का बेसिकली क्या होता है? तो न्यूटन ने विबग्योर थ्योरी दी थी। विबग्योर थ्योरी का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस याद रखिएगा, VIBGYOR। वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप गुप्तकालीन है? अमरावती, भरूच, सांची या फिर धमेर? गुप्तकालीन स्तूप कौन सी कही जाएंगी? देखिए अमरावती तो सातवाहन काल की हो गई, भरूच हो गई शुंग काल की, सांची हो गई मौर्य काल की। टोटली डिफरेंट धमेक स्तूप है, यही कहा जाएगा गुप्त काल का। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था किसके थ्रू? हर्षवर्धन, अशोक, गौतम या फिर कनिष्क? सारनाथ का निर्माण अशोक काल में हुआ है, सारनाथ स्तंभ का। बराबर की पहाड़ी, बराबर में 4 गुफाएं हैं। इस तरह से याद रखिए, ये गया साइड में है, बिहार की एक पहाड़ी में कुल 4 गुफाएं हैं। सुदामा, कड़ चौपड़, विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि। सुदामा सबसे प्राचीन गुफा है और विश्व झोपड़ी सबसे नवीन गुफा है। ये एग्जाम में पुटअप किया जाता है। तो बराबर एक पहाड़ी की कुल 4 गुफाएं हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्या कहा जा रहा है? 3 गुफाओं के दीवार पर अशोक के स्तंभ लाइक उत्कीर्ण है, अभिलेख, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इन गुफाओं के आजीविको हेतु समर्पित किया गया, ये भी करेक्ट है। बट क्या गुप्त काल, ये जब मौर्य काल का है तो यहाँ से 6ठी शताब्दी तो कनेक्टेड हो नहीं सकता, क्योंकि 6ठी शताब्दी में तो कुछ और स्टार्ट हो गया था ना। ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन के संस्थापक कौन है? चलिए बताइए फटाफट से। अमेजोन जो प्रेजेंटली इंटरनेशनल मार्केट है, जहाँ पे बहुत ही अच्छे रिजनेबल प्राइस में सारे मटेरियल्स मिल जाते हैं घर बैठे बैठे। तो ई कॉमर्स अमेजोन कंपनी जो डिजाइन किया, उसके संस्थापक कौन कहे जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर कीजिए आप लोग। 116 का डी कौन आंसर कर रहा है भाई? सी कौन आंसर कर रहे हैं? चलिए सब लोग कमेंट कीजिए, अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगी जब तक आप लोगों का आंसर देख ना लूं। वेरी गुड राहुल एंड अंश, हैदर अली एंड ऑल्सो, बहुत अच्छा आंसर किया आप लोगों ने। एक बार फिर से मैं नेम लेना चाहूंगी किन किन ने करेक्ट आंसर किया है। राहुल, अंश और हैदर ने ए राइट आंसर हो जाएगा, ए। मैं म्यूट कर रही हूँ, आप लोग तब तक क्वेश्चन देखकर आंसर करते रहिए, करेक्ट आंसर मैं सेलेक्ट कर दूंगी।
चलिए फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि जगदीश चंद्र बोस नामक रंगीन चित्र 1925 ईस्वी में किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्र टैगोर, यामिनी रंजन रॉय या फिर केएस कुलकर्णी? जगदीश चंद्र बोस ये बनाए थे गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने। ओके नेक्स्ट, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया? एलोरा के कैलाश टेम्पल का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने किए थे। एलोरा में टोटल 34 केव्स है, जिनमें से 1 से 12 नंबर तक की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 नंबर तक की गुफा ब्राह्मण धर्म से संबंधित तथा 30 से 34 नंबर तक की गुफा जैन धर्म है। 30 से 34 5 गुफाएं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति महेश मूर्ति के लिए विख्यात है? एलिफेंटा। और साइज क्या है? 18x24 साइज है। त्रिमूर्ति ग्रेनाइट में बनाई गई है। माउंट आबू जैन मंदिर जैन धर्म से संबंधित, जहां पर आदिनाथ की प्रतिमा में गोल्ड डायमंड की आईज लगाई गई हैं, मार्बल में क्रिएट किया गया ये टेम्पल है। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया? बघेल, परमार, चंदेल या फिर बुंदेला? ऑफ कोर्स चंदेल कहे जाएंगे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश टेम्पल का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश ने कराया। किसने? दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय या फिर गोविंद तृतीय? ऑफ कोर्स कृष्ण प्रथम ने कराए थे। कोलकाता शहर को किसने बसाया था? कोलकाता सिटी को किसने बसाया? जॉन सरमैन ने, चार्ल्स आयर ने, गैरोल्ड अंगियार या फिर जॉब चारनाक? जॉब चारनाक ने बसाया था। एंड हियर लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा से प्राप्त मेल डांसिंग टोर्सो जो चूना पत्थर लाइमस्टोन में क्रिएट की गई हैं, बताइए किसके थ्रू बनाई गई हैं? जो ये मेल डांसिंग है हड़प्पा से प्राप्त, प्रेजेंटली कहाँ पर एग्जिबिट है? जिनको नटराज कहते हैं, जिसका साइज है 9x4x3 कहा जाता है ना। 125 का बी आंसर। वेरी गुड, एग्जैक्टली बी राइट आंसर हो जाना है। सो आई थिंक सभी को अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, किसी को कोई डाउट्स नहीं होगा। चलिए फिर आपसे मैं मिलती हूँ 5 PM पर। आज 5 बजे आपकी यूथ कंपटीशन टाइम्स वाली, 5 नहीं 4:30 से क्लास होंगी, 4:30 से, 5 बहुत शाम हो जाएगा। 4:30 पे आपकी यूथ कंपटीशन टाइम्स की क्लासेस होंगी, जिनमें आज मैं डिस्कस करूंगी संयोजन के सिद्धांत। तो इन क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा, बहुत स्पेशल एंड यूजफुल क्वेश्चन है। वेरी गुड सुनीता, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पॉजिटिव एक्सप्रेशन। अच्छा लगा मुझे भी आप लोगों के साथ आज की क्लास कंटिन्यू रखकर। ओके फिर क्लासेस ऑफ करते हैं, मिलते हैं 4:30 पर। अभी 1 आवर का टाइम है, आप लोग रेस्ट कर लीजिए। 4:30 पर आपका शुरू करूंगी षडांग से रिलेटेड। षडांग भी हो गया, तत्वों के सिद्धांत हो गए, आज डिस्कस किया जाएगा संयोजन के सिद्धांत। ओके एवरीवन, क्लास जरूर अटेंड कर लीजिएगा, सभी लोग लाइव क्लासेस होंगी। ओके थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। योगी की मूर्ति कहाँ से मिली? मनीषा का क्वेश्चन है। मनीषा देखिए, योगी की जो मूर्ति है, जिनको कहा जाता है पुजारी की आवक्ष प्रतिमा, जिसका साइज है 18x11x8, तो ये वाली मूर्ति मिली है कराची से। प्रेजेंटली कराची संग्रहालय में मिली है। अब मिली कहाँ से है? तो ये हड़प्पा से मिली है। हड़प्पा से, एक सेकंड, मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले बियर्डेड मैन की तो आप बात कर रहे हैं, तो वो वाली मिली है मोहनजोदड़ो से, प्रेजेंटली कराची संग्रहालय में है। योगी की मूर्ति कहाँ पर है मैम? मनीषा प्रेजेंटली कराची संग्रहालय में है। आपने मेरे नोट्स वगैरह अभी तक शायद पढ़े नहीं है क्या? मैंने क्लासेस वगैरह इनसे रिलेटेड सब कुछ कंप्लीट करा दिया है।
जो भी स्टूडेंट पढ़ चुके होंगे उनको कोई किसी भी तरह का कंफ्यूजन मेक श्योर कि नहीं होगा। एक बार फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से कुल कितनी मूर्तियां मिली हैं? टोटल 18 मूर्ति मिली हैं और आपको अपने आर्ट के पर्पज से केवल 4 मूर्तियां याद रखनी है, 2 हड़प्पा की और 2 मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की 2, एक तो पुजारी की आवक्ष प्रतिमा और दूसरी एक पुजारी की आवक प्रतिमा जो लाइमस्टोन से बनाई गई है, चूना पत्थर से, और दूसरी आपको याद रखनी है डांसिंग गर्ल जिनको बोलते हैं नृत्यांगना। और 2 मूर्ति हैं हड़प्पा की, एक तो है ये मेल टोर्सो वाला और दूसरा हो जाएगा नटराज। ठीक है, ये 2 मूर्तियां हड़प्पा, 2 मूर्तियां मोहनजोदड़ो। ये दोनों का बहुत डिटेल में मैंने क्लासेस भी लिया है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, सारे पॉइंट्स भी एक्सप्लेन किए कि उनका डायमेंशंस कैसा है, किस तरह से सारी चीजें। मेल टोर्सो तो नर्तक, नर्तक देखिए जो नर्तक है वो मिली है हड़प्पा से, ओके साधना, और जो नर्तकी है जिनको डांसिंग गर्ल बोलते हैं नर्तकी, तो वो मिली हुई है मोहनजोदड़ो से। नर्तक एंड नर्तकी, ये भी नटराज है वो भी नटराज है, बट आपको ये ध्यान रखना है नर्तकी नर्तकी जो मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है और जो नर्तक मिला है वो हड़प्पा से मिला है। इसी नर्तक को नटराज भी कहते हैं और वो वाली जो नर्तकी है वो तो डांसिंग गर्ल है। नहीं, कोलकाता में नहीं है, राष्ट्रीय संग्रहालय में। वो वाला नटराज दूसरा है जो कोलकाता में है। ओके साधना, और भी किसी तरह का किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली हैदर, एक दिल्ली में एक कराची में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा प्रोबेबिलिटी दी जाती है कराची को। जब वो ऑप्शन में नहीं होगा देन आप दिल्ली करेक्ट करोगे, दोनों ऑप्शन में होंगे तो आपको 100% कराची को ही करेक्ट करना है। ओके फाइनली अच्छे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए फिर क्लासेस ऑफ करें या फिर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। देखिए साधना, मेरे आपके क्वेश्चन से पहले ही राहुल का आंसर भी आ गया। इन्होंने सही आंसर किया है, वो चोल डायनेस्टी की नटराज, 2 चोल डायनेस्टी का पॉपुलर, एक नटराज और दूसरा उमा की प्रतिमा। और नटराज कहाँ पर है तो वो है कोलकाता। क्लियर? और भी किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी या फिर क्लासेस ऑफ करें जैसा कहिए। एक डाउट सेशन रखूंगी मैं, उस दिन आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछिएगा जिससे सारे पॉइंट्स आपके भी क्लियर हो जाएंगे और मैं प्रॉपर थ्योरीज वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, कैनवस का कलर कौन सा है? अनु पूछ रही है कैनवस का कलर कौन सा ले। अनु आप ले लीजिए, व्हाइट कलर्स ले लीजिए, व्हाइट कलर। कैनवस आप दिल्ली से लीजिएगा, बहुत रिजनेबल प्राइस में मिलता है दिल्ली में। बाकी जगह का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली से ही मंगाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, कैनवस का पूरा होल सेट मंगा लेती हूँ। मतलब छोटे छोटे पीसेस में मंगाने में बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर उसका रोल मंगाएंगी ना तो 5 से 6 हज़ार रुपये में रोल मिल जाएगा और वो सस्ता पड़ेगा। उसमें आप नंबर ऑफ पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। क्या क्वेश्चन है फिर से पूछ लीजिए। चलिए आप लोग अपना क्वेश्चन संभाल के रखिएगा, 5 बजे वाली क्लास में कंफर्म कर लीजिएगा। अच्छा कॉन्टेक्ट नंबर ओके मैं शेयर कर दूंगी। ओके अनु, ओके थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम एंड टेक केयर। मिलते हैं 5 PM पर, लाइव क्लासेस जरूर अटेंड कीजिएगा।